The discounts are back to 20%. You have 4 days, 27th, 28th, 29th, 30th. Don't wait. Go get your discount. Join us and crack your CA exams. Hello and namaskar. This video is for CA final students और हम करने जा रहे हैं स्टडी मैट के क्वेश्चंस फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन. वी ऑल नो बिजनेस एंड प्रोफेशन इज वन ऑफ द मेन हेड्स ऑफ इनकम फॉर CA फाइनल. और पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो फर्म की असेसमेंट हो, कंपनी की असेसमेंट मैट के फॉर्म पे हो, इवन समटाइम्स इन इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ऑफ कोर्स बिजनेस हेड या टोटल इनकम का क्वेश्चन हो, तो वहां पर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड का तो पॉइंट्स आएगा ही आएगा. एंड देयर आर सो मेनी पॉइंट्स बिकॉज द चैप्टर इज बिग. तो एक बार हमने पूरा चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में कर लिया. मैंने सारे क्वेश्चंस भी करा दिए, पास्ट टेस्ट क्वेश्चंस भी करा दिए. इसमें हम सिर्फ स्टडी मैट के जो क्वेश्चंस आईसीए ने दिए हैं उनको एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन से पॉइंट्स उन्होंने रेज करे. So let's start with question number 1. This is on page number 178 of the study material for November 22. Examine critically the following cases in the context of provisions contained in the Income Tax Act 1961 relevant for assessment year 22-23. Support the answer with the relevant case laws and workings. Now, so do we need to remember the names of all the case laws? Well, it is always advisable कि आप याद रखें, पर इतने अगर नहीं भी होते हैं, even if you don't remember the name, if you remember the facts and if you remember the judgment, let us see how are we going to answer this. अब अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, जरा दिमाग में डालें इस क्वेश्चन को हमने 4 out of 4 कैसे लेने. So Mr. Janak is the proprietor of Messrs. Yash Texnet, which is engaged in garment manufacturing business. Now with me, please learn. बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर सोचते हैं अभी क्या सोचना है. हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते दिमाग में एक स्टोरी फॉर्म करेंगे कि वो क्वेश्चन में कौन से फैक्ट्स बता रहा है, और साथ हमारा दिमाग तेज तेज चल रहा होगा कि ऐसा हमने क्या पढ़ा कहां पर. ऑब्वियसली द डेटाबेस आपका ऑलरेडी लोडेड होगा. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इसको आंसर कैसे करना है. बिफोर वी इवन स्टार्ट राइटिंग, योर आंसर शुड बी कंप्लीटली फॉर्मुलेटेड. दिमाग के अंदर पूरी तरह क्लियर होना चाहिए. So Janak is the proprietor, is engaged in garment manufacturing. Manufacturing word यहाँ पर मेरे दिमाग में बैठ गया क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन है. कई और पॉइंट्स हैं जो सिर्फ मैन्युफैक्चर को मिलते हैं. The entire block of plant and machinery chargeable at 15% has 20 different machinery items as on 31st March 22. खासकर जब डेट्स पढ़ो अपने दिमाग में क्लियर करते जाओ. अच्छा, ये 21-22 की बात कर रहा है. One of the machineries used for packing had become obsolete and was discarded by Mr. Janak in July 21. So very clearly लिख रहा है July 21, current year में discard हो गया. Now even before I read further, अगर आपने law ध्यान से पढ़ा, अपने classes में पूरा attention दिया, you know there was a case, there was a judgment जहां पर obsolete machinery के ऊपर पूछा गया था कि depreciation मिलेगी नहीं मिलेगी. Because one of the conditions of section 32 क्या है, that the asset must be used for business. तो डिबेट क्या हुआ था कि जो ऑब्सोलीट मशीनरी है, जो अब हम काम के लिए यूज नहीं कर रहे हैं पर ब्लॉक में एडेड है, तो क्या उसकी वैल्यू को ब्लॉक से बाहर कर दें डेप्रिसिएशन देने के लिए. देखो एओ तो यही बोलेगा. एओ का तो मकसद एक ही होता है भाई किसी तरीके से टैक्स बढ़ जाए. हमारा मकसद होता है कि लॉ को सही तरीके से इंटरप्रेट करें ताकि टैक्स वही लगे जो लगना चाहिए, है ना. So assessee filed its return for assessment year 22-23 claiming total depreciation of 40 lakhs, which includes 4 lakhs being depreciation claimed on machinery item discarded by Mr. Janak. The AO disallowed the claim during the course of scrutiny. Comment on the validity of the action taken by the AO. Now, we know that this is wrong, which means AO की गलती है, ये allow होगा, ऐसा केस लॉ है. पर अब 4 नंबर लेने के लिए कितना लंबा लिखना है और क्या लिखना है. तो आई थिंक वन थिंग इज वेरी क्लियर. हम सबसे पहले लिखेंगे लॉ एप्लीकेबल. तो वी मस्ट राइट डाउन सेक्शन 32. वी मस्ट प्रोवाइड दैट वन ऑफ द मेन कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन इज दैट द एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर बिजनेस. मतलब ये बात आपको एग्जामिनर को बता के आनी. मुद्दे वाली बात यह है कि आपको बताना है सेक्शन 32 में लिखा है यूज्ड फॉर बिजनेस. फिर आपको बताना है फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस
द मुद्दा इज कि एक ऑब्सोल्यूट मशीनरी है, ऑब्सोल्यूट मशीनरी है जो ब्लॉक में इंक्लूडेड है और जो एओ कह रहा है कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलनी चाहिए। अब हम इसमें लिखेंगे हाउएवर द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सिमिलर। अब आपने क्या किया, पहले लॉ लिख दिया, फिर आपने फैक्ट्स बता दिए। अब हम डिस्कशन शुरू करें तीसरे पैराग्राफ में, एंड प्लीज मेक इट इनटू पैराग्राफ्स। इंग्लिश ग्रामर का पेपर नहीं है बेटा, वेर यू आर राइटिंग सम वेरी इंटरेस्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज। नो, you can write down very clearly. Point number 1, as per law, section 32 says asset must be used for business. Therefore, AO is raising a point that obsolete machinery should not be depreciable. Facts of the case. From the facts, it is clear कि 4 लाख का depreciation है जो AO कहता है मैं डिसअलाउ करूंगा क्योंकि वो obsolete machinery का है जिस पे depreciation नहीं मिलना चाहिए। फिर हम आते हैं however, as per the judgment, यहाँ यामाहा मोटर्स की जजमेंट है, पर अगर आपको नाम नहीं भी याद है आप लिखोगे एज पर अ रीसेंट जजमेंट which was on similar facts it was held that obsolete machinery must be treated as used for business because चाहे वो आज यूज नहीं हो रही है वो पहले यूज हुई थी, and used for business does not mean currently used, it also means could be used। ये वाली बात लिखेंगे। फिर हम बोलेंगे 43(6) में जहां ब्लॉक ऑफ एसेट्स को डिफाइन करा गया है वहां यूज करा है कि ब्लॉक की वैल्यू निकालते समय मनी पेबल को रिड्यूस करें। तो अगर ऑब्सोल्यूट मशीनरी है जो डिस्कार्ड कर दी गई, साइड पे रख दी गई, बेची नहीं गई, तो उसका मनी पेबल नहीं है, और अगर मनी पेबल नहीं है तो उसको हम रिड्यूस नहीं करेंगे। और फिर लास्ट पैराग्राफ में आप कंक्लूजन देंगे, दस फ्रॉम द अफोरसेड डिस्कशन इट विल बी एज्यूम्ड, इट विल बी इन्फर्ड, इट विल बी ट्रीटेड दैट the view taken by the AO is incorrect and obsolete machinery की value will continue in the block और उस पर depreciation मिल जाएगा। तो law, facts, discussion, conclusion। और इसमें मुद्दा पॉइंट था 32 में यूज फॉर बिजनेस वाला पॉइंट था। फिर एक केस स्टडी का हमने बता दिया। फिर हमने 43(6) में वर्ड मनी पेबल बताया कि मनी पेबल रिड्यूस होता है ब्लॉक से और कुछ नहीं होता है। तो जब ब्लॉक में एडेड है और मनी पेबल है नहीं तो इट विल कंटिन्यू इन द ब्लॉक। एंड यूज फॉर बिजनेस जो मेन मुद्दे वाला पॉइंट है डज नॉट मीन करंटली यूज बट कुड ऑल्सो मीन वॉज वंस यूज्ड। तो ये आंसर है जो आईसीआई ने दिया हुआ है और उन्होंने भी यामाहा मोटर्स का केस कोट करा है। मनी पेबल की बात करी है, 43(6) की बात करी है, ठीक है। नाउ एक्स लिमिटेड इशूड डिबेंचर। चलिए सेकेंड पॉइंट, अगेन एज्यूमिंग दिस इज फॉर 4 मार्क्स। X Limited issued debentures in the previous year 21-22 which were to be matured at the end of 5 years। अब मेरे दिमाग में चल रहा है X Limited ने debentures issue करें matured at the end of 5 years, बड़ी clearly दिमाग में। So I keep saying the word, read slowly, think clearly and fast, stay calm and write fast। चलिए, so X Limited issued debentures in the previous year 21-22 which were to be matured at the end of 5 years. The debenture holder was given an option, okay, of one-time upfront payment of 60 per debenture on account of interest, which was to be immediately paid by the company. Okay, as per the option exercised by the debenture holders, the company paid interest upfront to them in the first year itself, and the same was claimed as a deduction in the return of income. Now again, दिस इज द केस वी डायरेक्टली डिस्कस्ड इन क्लास। मैंने सारे केस लॉज ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करे हुए हैं, तो अगर आपको वो याद है तो यहां पर क्या पॉइंट था। पॉइंट ये है कि कंपनी कहती है अभी हमने डिबेंचर्स इश्यू करे हैं रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, लेकिन जो ब्याज है हमने 2 ऑप्शन दिए थे, या तो डिबेंचर होल्डर्स इमीडिएटली 5 साल के ब्याज अभी ले ले और थोड़ा हम उसमें डिस्काउंट ले लेंगे, अपफ्रंट डिस्काउंट ले ले, अपफ्रंट इंटरेस्ट ले ले, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेते जाए। जो इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेंगे उनको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, जो अभी लेंगे उसको थोड़ा कम मिलेगा। कंपनी का फायदा यह है कि ऑब्वियसली थोड़ा पैसा बच रहा है अपफ्रंट देके, उनके पास कैश इन हैंड है। अब मुद्दा क्या आ गया, ये खर्चा किस साल का माना जाएगा। अब इंटरेस्ट जनरली इज ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर इन विच इट बिकम्स ड्यू, अगर आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हो। तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये अपफ्रंट पेमेंट को भी क्या किया था, उसने 5 साल में डिवाइड करके 5 साल में डिडक्शन अलाउ करी। असेसी ने
सारा का सारा ये जो 60 पर डिवेंचर है इसको एक ही साल में क्लेम कर लिया। पहले साल में कहते हैं हमारी लाइबिलिटी टू पे अराइज होगी है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये ऑप्शन ले लिया। ये वो कहता है लाइबिलिटी नहीं अराइज हुई है, आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट तो उसी साल में अला होगा जिस साल का वो है। मुद्दा इसमें he says and the same was claimed as deduction in the return of income, but in the accounts, books of accounts में the interest expenditure was shown as deferred revenue to be written off over 5 years. Okay, that brings us to the question, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है? बिल्कुल भी नहीं सर। अकाउंट्स में इंड एएस है, इनकम टैक्स में आईसीडीएस है। अकाउंट्स का एक्रूअल सिस्टम समटाइम्स कोरिलेट्स द एक्सपेंडिचर टू द बेनिफिट डिराइव्ड, सो डेफर्ड रेवेन्यू की सोच आ जाती है। इनकम टैक्स में ऐसी कोई सोच ही नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू। या तो खर्चा इस साल का है या नहीं है। एंड देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ सीआईटी वर्सेस भारत अर्थ मूवर्स जिसने बड़ी क्लियरली बोला था, इफ द एक्सपेंडिचर हैज बिकम ड्यू एंड इट इज क्वांटिफाइबल, इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन इन द करंट ईयर। इनफैक्ट वहां पर यह भी बोला था कि अगर वो ड्यू हो गया और क्वांटिफाइबल नहीं है फिर भी इस साल का खर्चा हो जाएगा। सो आप लोग ये बात समझ के चलो कि डेफर्ड रेवेन्यू आपने अकाउंट्स में करा एज पर अकाउंटिंग नॉर्म्स, एंड ट्रीटमेंट अंडर अकाउंट्स हैज नथिंग टू डू विद द ट्रीटमेंट अंडर इनकम टैक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब वो कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट द एओ स्प्रेड द अपफ्रंट इंटरेस्ट ओवर 5 ईयर एंड अलाउड 1/5 ऑफ द अमाउंट। Examine the correctness of the action of the year. Again the law. पहले आप बताएंगे इंटरेस्ट इज अलाउड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर आप बताओगे कि एक जजमेंट आई थी जिसमें सिमिलर फैक्ट्स थे और वहां पर नाम नहीं भी याद तो भी चलेगा। जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की थी, सिमिलर फैक्ट्स थे, उसमें ये करा गया था भी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आज आपने ऑप्शन दिया अपने डिवेंचर्स होल्डर्स को कि आज सारा इंटरेस्ट ले लें तो ये 5 साल में ड्यू नहीं हो रहा, ये आज ही ड्यू हो रहा है और पे भी आज ही हो रहा है, तो ये आज ही का खर्चा है, डेफर्ड रेवेन्यू नहीं है। फिर आप फैक्ट्स बता दीजिए, फिर आप डिस्कशन करके बता दीजिए कि एओ इज नॉट राइट। सो ओवर हियर इफ वी गो एंड चेक, ये केस इज बेस्ड ऑन टपारिया टूल्स लिमिटेड वर्सेस जेसीआईटी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। तो अभी यहां पर लॉ बोला जा रहा है, देखो the issue under consideration is whether debentures are issued with maturity at the end of 5 years and the debenture holders are given an option of upfront payment of interest. Can the entire interest paid be claimed as a deduction in the first year or should be deferred over a period of time? तो पहले में हम issue भी लिख रहे हैं, law भी लिख रहे हैं, law applicable. So he says, and would the treatment of interest be treated as deferred revenue and would the treatment of such interest as deferred revenue in the books of account have any impact on tax treatment? ठीक है सर। Now this is similar to the case over here, and 3613 में interest paid is allowed as a deduction. As per the rationale given in Supreme Court, when the deduction of entire upfront payment of interest is allowable, the fact that a different treatment was given in the books could not be a factor which would bar the company from claiming the entire deduction. Last में conclusion दे दो, 1/5 वाला व्यू is okay. We go to the next question. Question number 2 says compute the quantum of depreciation available under section 32. अच्छा, ये calculation का question आ गया। In respect of the following items of plant and machinery purchased by PQR Textile Limited by paying through account pay check. अरे बड़ा clearly लिख दिया account pay check। क्यों? क्योंकि सर अगर account pay check नहीं है, क्रॉस चेक, बेरर चेक, कैश, सेल्फ चेक अलाउ नहीं होगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। विच इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक, सो ऑफ कोर्स एडिशनल डेप्रिसिएशन का बात करेंगे। एंड ही सेज फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022 assume the company does not opt for BAA and BAB, यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन देना है, बेसिकली हिंट ये दे रहे हैं। ओके, अब न्यू मशीनरी है इंस्टॉल्ड ऑन 1/5/21, तो हम यहां क्या करते हैं, अपने लिए लिख लेते हैं 15% है और एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। न्यू विंडमिल परचेज एंड इंस्टॉल्ड ऑन 18/6। ओके, विंडमिल का रेट क्या होता है सर? 40% होता है। और क्या इस पे मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। लॉरीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फॉर सेल्स डिपो परचेज एंड पुट टू यूज इन जुलाई 21। दिस इज 15% व्हीकल है।
इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, व्हीकल है सर, व्हीकल पे नहीं मिलेगा। ओके, नाउ इट सेज आइटम्स परचेज्ड आफ्टर 30th November 21, forklift trucks used inside the factory, forklift trucks used inside the factory। अब ये जो है is depreciable at 15%। I am assuming this is less than 180 days। अक्टूबर के बाद है, 4 अक्टूबर के बाद है, तो ये नवंबर 30 बता रहा है, तो ठीक है, लेस देन 180 डेज है, 15% है। अब सवाल आता है कि क्या इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। नाउ सम ऑफ द स्मॉलर पॉइंट्स हैव बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, व्हिच इज व्हाई आई बिलीव इट्स अ गुड क्वेश्चन। व्हीकल्स पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, बट व्हेन यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ व्हीकल्स, अगर कोई एक ऐसा व्हीकल है विच इज नॉट अ व्हीकल बट इट इज सेपरेट, जैसे क्रेन होती है, अब क्रेन के पहिए हैं पर उसको व्हीकल नहीं बोलेंगे। फोकलिफ्ट ट्रक्स आर द वंस दैट आर दोस डंपर्स एक्सेट्रा जो होते हैं, तो उसके ऊपर आपको व्हीकल नहीं लेके फोकलिफ्ट जो उठाने वाले ट्रक्स हैं जो ऐसे उठा लेते हैं, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो व्हीकल्स में नहीं आएगा, इसको मशीन में मान के एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन ऑफिस इज अगेन 40%। अगेन ये सारे लेस देन 180 डेज है, हाफ रेट हो गया, इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री 40% है सर, और एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। न्यू इंपोर्टेड मशीनरी, आई एम अज्यूमिंग दिस इज 15%, एंड इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, अभी तक जो मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है सर। और ये सारे लेस देन 180 डेज है, ये भी लेस देन 180, हाफ रेट हो जाएगा। द न्यू इंपोर्टेड मशीनरी अराइव एट चेन्नई पोर्ट ऑन 30/3/22 and was installed on 3/4/22। Okay, so new imported machinery is arrived at Chennai port on 30/3 and was installed on 3/4। all other items were installed during the year 31st March 22। now remember, जब तक इंस्टॉल नहीं हुआ यूज फॉर बिजनेस नहीं हो रहा है, पर वो कह रहा है परचेज हो गया, डिलीवरी होगी। Now we know there was a point, हम जब 43(6) की बात करते हैं, वहां पर आप एक्चुअल कॉस्ट ऐड करते हो ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, यूज की बात नहीं लगे। सो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर आप ऐड करोगे ब्लॉक में, ये 43(6) है। तो इफ यू लुक एट द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक, 43(6) क्या कहता है, ओपनिंग WDV लीजिए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड एज पर 43(1) लीजिए, कॉस्ट ऑफ ब्लॉक आएगा। मनी रिसीवेबल, वर्ड एक्ट में यूज करा है वर्ड मनी पेएबल, फॉर एसेट्स सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड, ये माइनस करेंगे, वैल्यू ऑफ ब्लॉक आएगा। और फिर डेप्रिसिएशन देते हैं एज पर 32। ना 32 में लिखा है दैट डेप्रिसिएशन तब मिलेगी जब एसेट इज यूज फॉर बिजनेस। तो क्या ब्लॉक में ऐड हो जाएगा और डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, क्या ये पॉइंट पूछा जा रहा है? बिल्कुल, यानी ये एक्वायर हो गया है इसलिए ब्लॉक में ऐड होगा, पर इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी और एडिशनल तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। समझ में आ गई बात? तो दो अच्छे पॉइंट पूछे, एक फोकलिफ्ट वाला और एक ये वाला। द कंपनी वाज न्यूली स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑल्सो कंप्यूट द WDV ऑफ द वेरियस ब्लॉक्स ऑफ एसेट्स एज ऑन 1 April 22 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। चलिए इसकी कैलकुलेशन आई एम श्योर यू ऑल कैन डू दिस, दिस इज देयर इन द मॉड्यूल, हमने डिस्कशन कर लिया है, मल्टीप्लीकेशन आई एम श्योर एट फाइनल लेवल यू विल डू। तो अभी हम आगे चलेंगे एंड वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी एंड और अलाउबिलिटी of the following receipts or expenditures under the provision of the Income Tax Act for assessment year 22-23. Secret commission was paid during the previous year 21-22. What is secret commission? I think very clearly notes में हमने लिखा हुआ bribe है बेटा, but ICAI uses the word secret commission, law uses the word secret. Secret commission, secret कैसे होती है? bribe हुई बेटा, याद रखना, secret commission is a bribe and bribe is an illegal expense. And as per section 37(1) explanation given बड़ी clearly लिखा है, any expense prohibited by law is not going to be allowed as a deduction. तो आपको ये पूरा explain करते आना पड़ेगा। If you look how this has been explained,
तो secret commissions are payment for obtaining business orders or contracts from parties or customers from whom business orders are obtained, generally made by business organizations and parties or to employees or officials for those parties or companies from whom business orders are obtained. Provides that expenditure incurred, explanation 1 to 37.1 provides that expenditure incurred for any purpose which is an offense or which is prohibited by law shall not be allowed or shall not be deemed to have been incurred during the course of business. In view of the explanation, any expenditure incurred for a purpose which is an offense prohibited by law cannot be allowed as a deduction. Therefore, if secret commission payment could be established as a payment for an offense prohibited by law, the same cannot be allowed as a deduction. So basically, secret commission is generally a term used for bribe या illegal kind of expenditure or activities. Next, P Limited paid dollars equivalent to 50 lakhs. डॉलर दिए जी 50 लाख के नहीं मतलब 50 लाख के वर्थ ऑफ डॉलर्स दिए हैं एज सेल्स कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22 विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स टू मिस्टर रॉड्रिक्स, a citizen of UK and non-resident who acted as an agent for booking orders from various customers who are outside India. Okay. तो बेसिकली एक एजेंट है जिसको आपने कमीशन दिए, एजेंट है जिसको आपने कमीशन दिए, और एजेंट नॉन रेजिडेंट है जो आपके ऑर्डर्स लेता है आउटसाइड इंडिया. क्या याद आ रहा है क्या किया था हमने? हमें पता है एजेंट बाहर है, उसकी इनकम एक्रू भी बाहर हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है, पर कंपनी इंडिया में, तो क्या ये डीम्ड एक्रूअल में आता है? आई थिंक वी डिड अ सीबीडीटी सर्कुलर, बड़ा क्लियर क्लैरिफिकेशन करा हमने कि अगर नॉन रेजिडेंट एजेंट है जिसका सारा काम बाहर है, इंडिया में कुछ भी नहीं है, तो उसको हम डीम्ड एक्रूअल में नहीं लेते हैं. तो इस केस में कुछ भी उसका इंडिया में असेसेबल नहीं होगा और उसने टीडीएस नहीं काटा, तो आप इसके ऊपर 40A1 नहीं लगाएंगे, विच मीन्स यू विल डिसअलाउ नथिंग, इंटायर अमाउंट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन. अगेन इसको लिखेंगे कैसे? तो वही है, फॉरेन एजेंट ऑफ एन इंडियन एक्सपोर्टर ऑपरेट्स इन हिज ओन कंट्री. पूरे फैक्ट्स बताओ. हिज कमीशन इज यूजुअली रेमिटेड डायरेक्टली टू हिम. द कमीशन पेड टू अ नॉन रेजिडेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया. और ये सीबीडीटी का यहाँ पर यू कैन रेफर टू इट एज अ सीबीडीटी क्लैरिफिकेशन एज वेल. तो उस पर टीडीएस ना काटना, 50 lakhs remitted would not attract disallowance for non डिडक्शन बिकॉज इसके ऊपर टीडीएस ही लायबल नहीं है, इसके ऊपर टीडीएस भी लायबल नहीं है. कैन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस बी कवर्ड बाय 43B फॉर डिसअलाउंस? चलिए, पहला, अ बैंक गारंटी गिवन बाय कंपनी टुवर्ड्स डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटीज. वी नो टैक्स जो है, खासकर इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर कलेक्टेबल ऑन सेल्स विल ओनली बी अलाउड. तो वी नो इन इनकम टैक्स ऑल द कलेक्टेबल टैक्सेस विल फॉर्म पार्ट ऑफ सेल्स फर्स्ट. तो सेल्स विल बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, और इन टैक्सेस की डिडक्शन आपको तब मिलती है जब आप उसको पे करते हो एज पर 43B. अगर पेमेंट के लिए पैसे नहीं है, आपने सिर्फ बैंक गारंटी दे दिया, तो क्या इसको पेड माना जाएगा? क्या इसका डिडक्शन मिल जाएगा? ऑब्वियसली नॉट. तो इसके लिए भी देखो द जजमेंट CIT वर्सेस मैकडॉवल, पर वो नहीं भी है तो कोई बात नहीं. वी कैन ओनली से दैट फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी विल नॉट बी डीम्ड टू बी पेड, विल नॉट बी डीम्ड टू बी पेड. Furnishing of bank guarantee cannot be equated with actual payment. Actual payment requires that money must flow from the assessee to the public exchequer as specified in 43B. Therefore, the deduction will not be allowed. Last में interest payable to goods and service tax department but not paid during the year. चलिए, इस पे डिबेट था, इस पे डिबेट था. हमें पता है जीएसटी की डिडक्शन आपको 43B के हिसाब से मिलेगी. अब पेनल्टी कोई भी हो, अगर जीएसटी के अंदर हो या किसी भी एक्ट के अंदर हो, वी नो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड एज अ डिडक्शन बिकॉज दैट इज एन ऑफेंस. पर इंटरेस्ट, और अंग्रेजी बोल रहा हूं, इंटरेस्ट पार्टेक्स द कैरेक्टर ऑफ द टैक्स ऑन विच इट इज लेविड. यानी इंटरेस्ट का वही ट्रीटमेंट होगा जो उस टैक्स का होता है जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है. यानी अगर इनकम टैक्स पे लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है, वो तो अलाउ नहीं होगा क्योंकि इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता है. तो क्या जीएसटी का इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा? यस, अलाउड तो हो जाएगा. सो इफ आई एम पेइंग इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी, वो अलाउड है.
बट क्या उस पर भी 43 भी लगेगा? बिकॉज 43 बी इज एप्लीकेबल ऑन टैक्सेस. द वर्ड यूज इन 43 बी इज टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस और फी. इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं करी जाती. पर इसके ऊपर मैंने आपको केस लॉ करवाया जहां पर हमने बोला कि इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी कवर्ड हियर. सो इंटरेस्ट पेबल which is not paid before the due date would attract disallowance under 43B. So there is a judgment that says so, and you must remember the points. You can only say as per the relevant judgment it was decided that interest will also be subject to 43B. Okay, question number 4. ILT Limited is engaged in manufacturing of pipes and tubes. Manufacturing is the important word. The profit and loss account of the year ended 31st March 22 shows a net profit of 405 lakhs. The following information and particulars are furnished to you. You are required to compute the total income of the company. तो ध्यान से क्या मांगा? बिजनेस इनकम नहीं मांगा, टोटल इनकम मांग रहा. अब एक बार जरा देख लें तो 5 ही पॉइंट है एंड दैट्स इट. ओके, और यहां लिखा बड़ा क्लियरली इंडिकेटिंग रीजंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम. Now, if I were to just try and show the presentation, so we say if I am to present it, I need to draw and maybe just one column here. So if I can start, we can say net profit as per P&L account. So एक छोटा क्वेश्चन इसको कर लेते हैं पेपर में. स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से लेके पर्टिकुलर्स. यहां पर मैं लिख दूंगा वर्किंग नोट और यहां लिख देंगे अमाउंट. तो ये आ गया मेरा 405 एंड वी कैन से अमाउंट इज इन लैक्स. ठीक है सर. नाउ हाउ डू वी एडजस्ट फॉर दिस? अब ये 5 आइटम है. तो यहां पर इफ आई एम यू, आई विल ट्राई एंड कीप प्लस एंड माइनस सेपरेट एंड वी विल राइट डाउन व्हाट आर वी एडिंग एंड देन वाई. यहीं पर करेंगे. अगर ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा तो वर्किंग नोट में जाएंगे. देखें कैसे. A group free air ticket was provided by a supplier for reaching a certain volume of purchase during the year 21-22. The same is encashed by the company for 10 lakhs in April 21 and credited to the general reserve account. तो पहले समझे ये है क्या. A group free air ticket was provided by a supplier, यानी ये रिसीट है. रिसीट है 10 लाख रुपए की, वर्थ है 21-22 में उन्होंने इनकैश कराया. जर्नल रिजर्व को आप क्रेडिट कर दें, उससे इनकम टैक्स को वैसे ही कोई लेना देना नहीं होता है. तो क्या याद आ रहा है अपने को यहां पर? क्या याद आ रहा है यहां पर? सर बेनिफिट और पर्क. सो वी कैन से बेनिफिट और पर्क इन फॉर्म ऑफ फ्री टिकट्स. तो हम लोग यहां पहले हेडिंग लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे अंडर सेक्शन 28, or you can write down over there if there is any benefit in cash or kind, it will be business profession income. Now मेरे को उसने यहां नहीं बताया है, कि ये जो प्रॉफिट दिया है उसमें ये सारी चीजें एडजस्ट करी नहीं करी हैं. अभी मुझे क्या समझ में आएगा? तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन एन अजम्पशन. नीचे मैं अजम्पशन लिखूंगा, नन ऑफ देम. आई कैन राइट डाउन एन अजम्पशन ओवर हियर दैट नो ट्रीटमेंट was made while computing business income of 405 lakhs, so that I am safe. उन्होंने assumption नहीं भी बोला लिखने को, मैं ले लूंगा. तो यहाँ कितना ऐड कर देंगे? 10 lakhs will be added. If you go and check ICIA ने क्या किया हुआ है, ICIA ने भी यही करा हुआ है. ओके. इसे a regular supplier of raw material agreed to settle for 8 lakhs instead of 10 lakhs for poor quality of material supplied during the previous year, which was not given effect to in the running account of the supplier. इसका क्या मतलब है?
कि हमने किसी सप्लायर को 8 लाख रुपए देने थे, नहीं देने 10 थे, 8 में सेटल हो गया, पर हमने उसके अकाउंट में अभी कुछ नहीं करा, तो डजेंट मैटर, यूनिलैटरल आप अकाउंट्स में करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दिस इज वेवर ऑफ लाइबिलिटी, 41(1) में आ जाएगा, दिस इज वेवर ऑफ लाइबिलिटी। तो क्या करेंगे इसको, क्या इसको 2 लाख को इनकम बना देंगे? आई एम एज्यूमिंग इतने का आप डिडक्शन ले चुके हो ऑलरेडी यू क्लेम्ड अ डिडक्शन, ना आपका राइट टू पे 2 लाख वेव ऑफ हो गया, तो इसको कैसे लिखोगे? इधर भी सॉरी, चलो अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वेवर ऑफ लाइबिलिटी टू पे, waiver of liability to pay, we can say under section 41(1), even if not adjusted in the running account will still be income। तो हम 2 लाख को यहां पर इनकम ले लेंगे। सो आई एम श्योर यू गेटिंग द आइडिया कि आप उसको क्लियरली रखो, नीटली रखो, हैंडराइटिंग नहीं मैटर करती है, मेरी हैंडराइटिंग इतनी माड़ी नहीं है, यहां पर ये लिखते समय कई बार किसी सॉफ्टवेयर में इतनी इंटरेस्टिंग आ जाती है, वैसे इतनी माड़ी नहीं है ना, मतलब इतनी बुरी नहीं है। सो नेक्स्ट, आंध्रा बैंक सैंक्शनड एंड डिसबर्स्ड अ टर्म लोन in the year 1819 for a sum of 50 lakhs. Interest of 8 lakhs was in arrear. Acha. The bank has converted the arrear interest into a new loan payable in 10 equal installments. Then he says during the year, the company has paid 2 installments and the amount so paid has been reduced from funded interest in the balance sheet. And I repeat again, बैलेंस शीट में आपने क्या करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। What is this point based on? This point is based on 43B, और 43B में एक्सप्लेनेशंस हैं जिन्होंने लिखा है कि अगर आप अपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को नए लोन में कन्वर्ट कर देते हो, देन इट इज नॉट ट्रीटेड एज पेड, बट जब आप नया लोन रीपे करोगे, वी विल एज्यूम दैट द इंटरेस्ट वाज पेड व्हेन द न्यू लोन वाज पेड। तो 43B के हिसाब से हम यहां लिख देंगे that interest converted into a loan, basic point here, into a loan is not treated as paid, but the year in which the installment of the new loan is paid, in that year you will be treating it as payment of interest and thus fulfilling conditions of 43B। तो हम यहां क्या करेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट्स है, टोटल इंटरेस्ट 8 लाख का है, 10 इंस्टॉलमेंट्स थी, तो 80,000 इंटू 2, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 1.60, इसका मुझे मिल जाएगा डिडक्शन। So I will treat this as a deduction. So you can over here say 8 lakhs also divided by 10 into 2 installments का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, एंड इसको हम लिख देंगे माइनस। ओके, नेक्स्ट वन, द कंपनी remitted 5 lakhs as interest to a company incorporated in USA on a loan taken 2 years back. Tax was deducted under 195 from such interest and has been deposited by the company on 15 July. The said interest was debited to the P&L account. अभी डेबिट करा यहां लिख दिया, बाकी पॉइंट्स में कहीं नहीं लिखा था, तो हम तो ये मान के चलेंगे भाई हमने जो एजम्पशन लिया था उसमें जाके एक लाइन ऐड करना पड़ेगा, अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज, क्योंकि इसमें तो मेंशन कर दिया भाई डेबिट हुआ। अब हमें क्या डिसाइड करना है, ये आपने इंडिया के बाहर पेमेंट करा है, इस पे 41 का 100% डिसअलाउंस लग जाएगा, बट यू शुड हैव डिडक्टेड द TDS बाय 31st of March एंड डिपॉजिटेड इट बिफोर द ड्यू डेट। अब वो ड्यू डेट से पहले जमा हो गया ये तो दिख रहा है, पर डिडक्ट कब हुआ बताया नहीं उसने मुझे, तो मैं क्या मानूं, या तो मैं मान लूंगा भाई डिडक्ट कर लिया था 31 मार्च से पहले, तो अगेन एजम्पशन, तो वी से assuming it was deducted before 31st of March, and since it is deposited before the due date it is allowed, and since it has already been claimed as a debit, हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर अगर आपने assumption ले लिया भाई इसी दिन डिडक्ट करा और इसी दिन जमा कराया, तो 100% 21-22 में डिसअलाउ कर दोगे, और ये कब अलाउ होगा बेटा, 22-23। समझ में आ गया? ओके, संदीप, a sales executive stationed at head office at Delhi, was on an official tour in Bangalore। देखो एक ही क्वेश्चन में कहां दिमाग को घुमा रहे।
from 31st May 21 to 18th June 21 and 20th September to 15th October for business development. Okay, the company has paid Sandeep's salary in cash. Okay. From its local office at Bangalore for the month of May, payable on 1st of June, and September, payable on 1st October, amounting to 45,000 and 47,000 respectively, net of TDS and other deductions. Net of TDS and other deductions, as Sandeep has no bank account at Bangalore. These were included in the amount of salary debited to the P&L account. फिर आ गया डेबिट करा हुआ. अब इसको पढ़ के समझ नहीं आ रहा ये पॉइंट कौन सा था. आ रहा है सर. रूल 6DD में था कि अगर आपका एम्प्लॉय किसी और सिटी में गया है और मिनिमम 15 दिन से ज्यादा के लिए गया है एंड उस पे आपने टीडीएस काट लिया और जहां वो गया है वहां उसका बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपको उस सैलरी का डिडक्शन मिल जाएगा इवन इफ इट इज पेड इन कैश. नाउ इफ वी लुक ओवर हियर, इज ही फॉर मोर देन 15 डेज है? यस. इज ही फॉर मोर देन 15 डेज है? यस. तो क्या दोनों सैलरीज उसको अला हो जाएगा? यस सर. तो अगर हम जाके देखें इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन. दिस अलाउंस अंडर 40A3 विल नॉट अप्लाई. नाउ व्हाट इज द रीजन गिवन बाय ICAI? He says, in respect of payment of salary to sales executives in cash, no disallowance will be made. Under Rule 6DD, salary paid to him in cash is allowable as he was temporarily posted for a continuous period of more than 15 days in Bangalore, which is not a place of his normal duty. Further tax has been deducted and he does not maintain an account in Bangalore. Therefore, no disallowance. So, देखो छोटा सा पॉइंट उठा के उस पर यहाँ पर डाल दिया और 2 नंबर का पॉइंट तो होगा ये, या 1 नंबर का तो मिनिमम होगा. The company has contributed 50,000 by account pay check to an electoral trust and the same stands included in general expenses. Electoral trust को आपने basically donation दिया है, ये 37(2)B में allowed नहीं है, add back हो जाएगा. पर उसने तो बताया नहीं कि उसने डेबिट करा, उसने तो बताया नहीं डेबिट करा. तो हम क्या करेंगे? इसका कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये एज्यूम करेंगे तो प्रॉफिट निकालते समय माइनस ही नहीं हुआ था. इसका कुछ भी नहीं करेंगे. और अच्छा, एंड स्टैंड्स इंक्लूडेड इन द जर्नल एक्सपेंस. ओके, अब ये मान के चलेंगे कि जर्नल एक्सपेंस का डिडक्शन लिया हुआ है, ये एज्यूम कर रहे हैं भाई. किताबों का जर्नल एक्सपेंस नहीं बोल रहा है भाई, ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है ना उसमें जर्नल एक्सपेंस में डेबिट करा है, तो इसको अब ऐड बैक कर देंगे 50,000 का. और बाद में जाके इसको, ये कंपनी है, असेसी हमारा, तो 80GGB में इसका डिडक्शन 50,000 का दे देंगे, क्योंकि उसने क्या निकालने को बोला अपने को? टोटल इनकम. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इट. ICAI भी ऐसे ही करते हैं, ये इन्होंने ऐड बैक करा और बाद में जाके 80GGB का डिडक्शन दे दिया.